मैं कोई पहला शिकार नहीं था, ना आखिरी शिकार था। आप जब भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले आपको उदाहरण बनाया जाता है, आपके फ्रीडम पर चोट की जाती है, आपकी रोजी रोटी पर चोट की जाती है। जब बंदिशें आपके सामने दिखाई पड़ती हैं और आपको लगता है कि ये ज्यादा हार्मफुल होगा, आपको बोलने से रोकेगा, आपको करने से रोकेगा, तो आप रुकते नहीं हो बोलने से, आप बोलने का तरीका बदलते हो, है ना। गांव में वो अवसर नहीं, वो स्पेस नहीं है, और वो सारा जो पलायन है वो शहरों की तरफ है। और कोविड का जो विहंगम और पूरा डराने वाला जो दृश्य सड़कों पे नजर आया था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। एक बच्ची साइकिल पर अपने बाप को लेकर के घर तक पहुंची। घर छोड़कर गए हुए लोग, जिनका शहर में भी अपना घर नहीं है, वो वापस अपनी मिट्टी पे आ रहे हैं जहां भी उनका घर नहीं बचा है। मैसेज आया कि सर 22 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली 20 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली विल बी आवर लास्ट डे ऑफ शूटिंग विद यू। रात को 2-2:15 बजे एक मैसेज आना चैनल की तरफ से कि भाई आपका जो है काम अगले 4 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। वो हालांकि मैंने तब से आज तक यही कहा है कि हो सकता है इत्तेफाक हो, पर ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक जिंदगी में कम ही होते हैं। तो बाकी जिसको जो मतलब निकालना है निकाले, बट दैट मैं कोई पहला शिकार नहीं था, ना आखिरी शिकार था। आप जब भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले आपको उदाहरण बनाया जाता है, आपके फ्रीडम पर चोट की जाती है, आपकी रोजी रोटी पर चोट की जाती है। तो बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं हर फील्ड में जिसने भी आवाज़ उठाई। और जब एक दमनकारी सत्ता जो है सत्ता पार्टी हो, तो वो बड़ा आम हो जाता है। हमारे फील्ड में ये एक मैसेज बन जाता है, क्योंकि सिनेमा बहुत पावरफुल टूल है। इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई भी पार्टी किसी भी देश में सत्ता में रही है, उसने सिनेमा को एज अ टूल इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की है। वो प्रोपेगेंडा, आप उसको राइट विंग कह लीजिए, लेफ्ट विंग कह लीजिए, सब ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पावरफुल मीडियम। तो जब सिनेमा कर्मियों को इसका शिकार बनाया जाता है, तो उसका सीधा साधा एक संदेश यही होता है कि भाई आप सुधर जाएं, समझ जाएं, जैसा हम कह रहे हैं वही बोले, तो उसका असर लाजमी है, होता ही है। कि जो चीजें आज हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्तरों पर, वो 2013-14 के बाद का मामला नहीं है। वो बहुत सारी चीजें उसमें से 90 से शुरू हो गई थी। तो सिनेमा का बदलना, एक तो लिबरलाइजेशन के बाद जो है एक नए दौर में वो चीजें आई। तो सिनेमा से पहले हम थोड़ा थिएटर की तरफ जाते हैं और फिर साहित्य की तरफ जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें अब इवेंट में बदल गई। सिनेमा के लिए वो शब्द दरअसल सेटअप है या प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे याद है कि 90s में शुरुआती दौर में प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं दरभंगा से पटना गया था, और जिस किस्म से एक ही हॉल में बहुत सारे लेखक सोते थे, बातें करते थे। फिर जन संस्कृति मंच के सम्मेलन में मैं बनारस गया था मिड 90s से थोड़ा सा पहले। वो अचानक बहुत बाद में जब मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल गया, तो मुझे बड़ा ये लगा कि भाई अब वो साहित्य समारोह वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे हुआ करते थे, और इसके पीछे की वजह वही बाजार है, वही स्पॉन्सरशिप है, वही बहुत सारी चीजें हैं। और मैं इसलिए भी अशोक जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस समारोह को, सम्मेलन को उन्होंने इस जाल से बचाया। तो बेसिकली सिनेमा ऐसी विधा है, साहित्य और थिएटर से अलग, जो पैसे से संभव होता है, और पैसे से संभव होने वाली चीजों के रूप बदलते रहते हैं, क्योंकि पैसे का चरित्र भी बदलता रहता है। तो आप देखिएगा, स्क्रीन जो कि बहुत बड़ा था, छोटा होता गया, छोटा होता गया और छोटा होता गया। उसने सिनेमा का चरित्र भी बदला, सिनेमा का कंटेंट भी बदला। सिंगल थिएटर से जब सिनेमा मल्टीप्लेक्स में आया, तो उस समय इमर्ज हो रहे थे आदित्य चोपड़ा का पूरा सिनेमा, जो सिनेमा को कहां ले गया।
लेकिन होता क्या है कि चीजें बदलती हैं, उसमें से भी लोग रास्ता निकालते हैं। जब पिछले साल मेरे खिलाफ एक FIR हुई और मुझे पकड़ के अहमदाबाद ले जाया गया, तो उसके बाद ट्विटर पर मेरी भाषा बदल गई अपने आप। जो चीजें मैं डायरेक्ट लिखा करता था वो थोड़ा बदल के लिखने लगा। तो जब बंदिशें आपके सामने दिखाई पड़ती हैं और आपको लगता है कि ये ज्यादा हार्मफुल होगा, आपको बोलने से रोकेगा, आपको करने से रोकेगा, तो आप रुकते नहीं हो बोलने से, आप बोलने का तरीका बदलते हो। तो सिनेमा ने भी अपने आप को कुछ लोगों के माध्यम से बदलने की कोशिश की है, जिसमें से 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक उदाहरण आपने भीड़ का दिया, लेकिन ठीक कोविड से पहले एक फिल्म आई थी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत चर्चित हुई थी। उस फिल्म का नाम था कामत घर। कामत घर दरभंगा में रहने वाले एक नौजवान ने दरभंगा के गांव की कहानी जो है बहुत प्यार से कही कि कैसे गांव खाली होते जा रहे हैं, है ना। गांव में वो अवसर नहीं, वो स्पेस नहीं है, और वो सारा जो पलायन है वो शहरों की तरफ है। और कोविड का जो विहंगम और पूरा डराने वाला जो दृश्य सड़कों पे नजर आया था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। एक बच्ची साइकिल पर अपने बाप को लेकर के घर तक पहुंची, और उन सारे दृश्यों को जिस तरीके से भीड़ में लाने की कोशिश की है अनुभव ने, ये दोनों सिनेमा एक दूसरे का आईना है। घर छोड़कर गए हुए लोग जिनका शहर में भी अपना घर नहीं है, वो वापस अपनी मिट्टी पे आ रहे हैं जहां भी उनका घर नहीं बचा है। तो ये जो विरोधाभास है समाज का, ये सिनेमा में इन्हीं छोटे छोटे सुरों के माध्यम से आएगा, और शायद एक दिन ये शब्द थोड़ा भारी है लेकिन बड़े आंदोलन में बदले। अभी इतना ही, आगे देखते हैं और क्या बात करते हैं आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।